हेलो एवरीवन, माय नेम इज नंदिनी शर्मा और हम लोग जो वीडियो सीरीज कर रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन हेरिडिटी चैप्टर, उसी का ये कंटिन्यूएशन है। थर्ड पार्ट है वीडियो और ये लास्ट पार्ट भी है। और इस वीडियो सीरीज में मैंने जितने भी हेरिडिटी चैप्टर में हेरिडिटी कंसेप्ट के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सब इसमें इंक्लूड किए हैं। सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आपको बताए हैं। इनके बाहर आपको कुछ भी क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चंस आपको उल्टा सीधा करके पूछा जा सकता है, बट जो उसके पीछे रीजंस हैं वो चेंज नहीं होंगे। रीजंस इन्हीं आंसर्स में से आपको मिलेंगे। इनके अलावा एक भी ऐसा रीजन नहीं होगा जो एग्जाम में आएगा और आपको नहीं पता होगा। तो इसलिए मैं आपको ये चीज रिकमेंड करती हूँ कि आप एक बार जब एग्जाम देने जाएं उससे पहले जरूर से ये वाली वीडियो देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखें, जिससे कि आपको समझ में आए, आपके दिमाग में वो चीज क्लियर हो कि आपको आंसर्स को किस तरीके से फ्रेम करना है, ठीक है। क्योंकि बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि उन्हें आंसर्स आते हैं, उन्हें कंसेप्ट पता होता है, बट लिखना कैसे है और किस क्वेश्चन में क्या लिखना है ये चीज नहीं उन्हें पता होती। तो वो चीज समझने के लिए आप अगर क्वेश्चंस को करते हैं तो उस टाइम पे ही आप उसे अच्छे से समझिए, क्वेश्चन का मीनिंग समझिए, फिर आंसर को समझिए किस तरीके से लिखा गया है, तभी आपको वो चीजें क्लियर होती हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट वीडियो पार्ट है आज, और आज हम लोग इस चैप्टर के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कवर कर देंगे। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो, बता सकते हो। और अगर कोई ऐसे कंसेप्ट होगा जिसके लिए मुझे अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी तो मैं उसके लिए आपको बनाकर वो कंसेप्ट क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो सीरीज में हम लोगों ने ऑलरेडी 9 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे और आई थिंक आप लोगों को वो 99 क्वेश्चंस क्लियर होंगे। आपको सारी चीजें जो हमने वहां पे पढ़ी हैं वो क्लियर होंगी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला है डिफरेंशिएट बिटवीन इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, गिव 1 एग्जांपल्स फॉर ईच। ये मुझसे कल क्वेश्चन रक्षित ने पूछा भी था कि इनहेरिटेड और एक्वायर्ड ट्रेट्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो आज हम उस चीज को भी डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट्स में क्या डिफरेंस है ये तो आपको बताना ही है, साथ में आपको एटलीस्ट एक एग्जांपल देना है दोनों के दोनों टाइप्स में, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले इनहेरिटेड कैरेक्टर्स को एक नॉर्मल, एक लेमन लैंग्वेज में बोलूं, आम भाषा में बोलूं, तो मैं क्या कहूंगी, इनहेरिटेड कैरेक्टर मतलब वो कैरेक्टर जो आपको आपके पेरेंट्स से आ रहे हैं, जो आपको आपके पेरेंट्स से मिल रहे हैं, वो होते हैं इनहेरिटेड कैरेक्टर। और वो कैरेक्टर जो आप एनवायरनमेंट की वजह से लेते हो, या फिर जो आपकी आप में एज एन इंडिविजुअल डेवलप होते हैं एनवायरनमेंट की वजह से, वो कहलाते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर, ठीक है। एक्वायर मतलब जो आपने लिए हैं, जो आपने एक्वायर करे अपने लाइफ टाइम में, ठीक है। एक सिंपल सा अगर मैं ऐसी आपको एग्जांपल दूं इस चीज को समझाने के लिए, तो जैसे कि अब मेरे हेयर का कलर सपोज ब्राउन है, ठीक है, और मेरी मम्मी के हेयर का कलर भी ब्राउन है, तो मतलब मेरे पास वो कैरेक्टर कहाँ से आया, मेरी मम्मी से इनहेरिट हुआ है, इसलिए मेरे भी बालों का कलर क्या है, ब्राउन है। अब क्या हो, बहुत ज्यादा बाहर कोल्ड वेदर, एकदम ठंडी हो रखी है, ठीक है। तो अब आप इतनी ज्यादा ठंडी में कॉटन के कपड़े तो पहनकर बैठोगे नहीं, ऑफ कोर्स नहीं बैठोगे ना, वुलन के क्लोथ्स पहनोगे। क्यों? क्योंकि आपने एनवायरनमेंट में अगर अपने आप को सरवाइव करवाना है तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एक्वायर कराना पड़ेगा ना, अपने आप को एडेप्ट कराना पड़ेगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाए, बहुत ज्यादा ही टेम्परेचर जो है आपका हाई चला जाए, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, वुलन पहन के तो बैठ नहीं सकते हो, ऑलरेडी इतना हाई टेम्परेचर, ऊपर से वुलन पहन लोगे तो स्वेटिंग ही स्वेटिंग हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, उस टाइम पे कॉटन के क्लोथ्स वियर करोगे, ठीक है, क्योंकि वो लाइट होते हैं और वो बहुत ही अच्छे स्वेट एब्जॉर्बेंट होते हैं, ठीक है, तो वो आप पहनना प्रेफर करोगे। तो इस चीज से हमें क्या पता चला कि जैसा आसपास का एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपने अपने आप को एडेप्ट कराया है, आपने एक्वायर करी है अलग अलग चीजें एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, जिससे कि आप क्या हो सको, वहां पे सेटल हो सको। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आपके फिर जो बच्चे होंगे वो वुलन ही पहनते रहेंगे, या फिर वो क्या बोलते हैं, कॉटन ही पहनते रहेंगे, या फिर उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इस तरह से सेट हो जाएगा कि सिर्फ वुलन में ही सरवाइव करेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो ये जस्ट एक एग्जांपल था आपको समझाने के लिए एक्वायर्ड कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो इनहेरिटेड कैरेक्टर्स क्या होते हैं, वो कैरेक्टर्स जो आपको पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स में जाते हैं उन्हें बोलते हैं, ठीक है। तो जो कैरेक्टर पेरेंट्स से बच्चों में आ रहे हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इनहेरिटेड कैरेक्टर, जो इनहेरिट हो रहे हैं, जो जीन्स पे कैरी होके आ रहे हैं पेरेंट्स से बच्चों के पास तक, ठीक है।
और वो कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स से बच्चों में नहीं जा रहे हैं, मतलब कि पास ऑन नहीं हो रहे हैं, सिर्फ एनवायरमेंटल कंडीशन या एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सेज की वजह से डेवलप हो रहे हैं किसी भी बच्चे में, किसी भी इंडिविजुअल में, उन्हें कहा जाता है एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, तो इनहेरिटेड मतलब जो आप में पेरेंट्स से आ रहे हैं, और एक्वायर्ड मतलब जो आप अपनी लाइफ टाइम में एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सेज की वजह से डेवलप करते हो, एक्वायर करते हो, तो उन्हें बोलते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है दे कॉज चेंजेस इन द रिप्रोडक्टिव सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब इनहेरिटेड कैरेक्टर जो होते हैं वो कैरेक्टर जो पेरेंट्स से बच्चों में आए। ठीक है, आएंगे कैसे? कुछ चीज तो चाहिए, उन्हें भी तो कुछ मीडियम चाहिए। मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है तो मैं पैदल 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 जाऊंगी, तो मैं तो पता नहीं कितने दिनों में पहुंचूंगी, है ना। तो मैं कुछ ना कुछ व्हीकल लूंगी, ठीक है, किसी ना किसी ट्रांसपोर्टेशन का यूज करूंगी अपने आप को ट्रेवल कराने के लिए। इसी तरीके से जो कैरेक्टर्स हैं, अगर वो पेरेंट्स से बच्चों में जाने तो वो भी तो किसी के ऊपर तो वो बैठकर ट्रेवल करेंगे, कहीं से तो वो पहुंचेंगे उस तक, ठीक है ना। उन्हें भी तो कोई मीडियम चाहिए ले जाने के लिए। तो क्या होता है कि इनहेरिटेड कैरेक्टर्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव सेल्स में, जीन्स में कैरी होके जाते हैं। आपके जीन्स जो होते हैं वही कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं जीन्स जो कि कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं। तो जब भी कोई कैरेक्टर जीन्स की फॉर्म में या जीन्स में अपने आप को स्टेबलाइज कराता है या वहां पे प्रेजेंट होता है, तभी वो आगे ऑफस्प्रिंग्स में जा सकता है, वरना वो नहीं पास ऑन होगा। ठीक है, तो वो कैरेक्टर जो कि जीन्स में चेंजेस करा सकते हैं, उनमें अपने आप को स्टेबल करा सकते हैं, वही आगे पास ऑन होते हैं। ठीक है, अगर मैं एक्वायर्ड ट्रेट्स की, एक्वायर्ड कैरेक्टर की बात करूं तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर वो जीन्स में चेंजेस करा देंगे, अगर वो आपके जीन्स में कैरी हो जाएंगे तो फिर तो वो कैरेक्टर शो होने चाहिए, लेकिन एक्वायर्ड कैरेक्टर तो शो होते नहीं है। तो इससे हमें दोनों बातों से क्या पता चला कि एक्वायर्ड कैरेक्टर जो होते हैं वो जीन्स में चेंजेस कराने की कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं, इसलिए वो पास ऑन भी नहीं होते हैं। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट पॉइंट देखोगे तो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जैसे कि आई कलर। अब आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी ब्लैक कलर की आई बॉल होती है, कुछ की ब्राउन होती है, कुछ की ग्रीन ब्लूइश होती है। ब्लूइश और ग्रीन तो खैर रेयर केसेस में होती है, बट होती है। ठीक है, तो वो कलर क्या हुआ, ये इनहेरिटेड कैरेक्टर है। जैसे कि अगर मेरी आई बॉल का जो कलर है वो ब्राउन है, तो मेरी जो पेरेंट्स है उनका भी ब्राउन है, मुझे उनसे वो कलर मिला है। ठीक है, अगर मेरे हेयर का कलर ब्राउन है और मेरी मम्मी के हेयर का कलर ब्राउन है, तो मुझे वो हेयर का जो ब्राउन कलर है वो मेरी मम्मी से मिला है। ठीक है, तो इनहेरिट मतलब जो आपको अपने पेरेंट्स से मिला है। इसी तरीके से अगर आपने, जब हम लोगों ने मैंडल की क्रॉसिंग देखी थी, डायहाइब्रिड क्रॉस में हम लोगों ने सीड कलर और सीड शेप को लेकर क्रॉसिंग कराई थी, तो उसमें भी क्या था, जो सीड कलर था वो जो पेरेंट्स में था, चाहे वो ग्रीन था चाहे वो येलो था, आपने जब F2 जनरेशन निकाली थी तो उनमें भी आपको ये कलर्स देखने के लिए मिले थे। मतलब कि वो कलर्स जो थे बच्चों में इनहेरिट हुए थे, कहां से? पेरेंट्स से इनहेरिट हुए थे। ठीक है, कुछ नए कॉम्बिनेशंस में मिलते हैं, कुछ में क्या होता है मिक्सिंग होती है, नए कॉम्बिनेशंस भी मिलते हैं आपको। पेरेंट्स वाले तो मिलते ही मिलते हैं, जैसे कि पेरेंट्स के दोनों कलर तो आपको मिले ही मिले। ठीक है, यहाँ से ग्रीन भी मिला, यहाँ से येलो भी मिला। ठीक है, राउंड ग्रीन था और रिंकल येलो था, ये दोनों आपको मिले। लेकिन कुछ केसेस में क्या था, राउंड येलो भी मिला, कुछ में रिंकल्ड ग्रीन भी मिले। तो न्यू कॉम्बिनेशंस भी बन सकते हैं, लेकिन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस भी वहां पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जब पेरेंटल कॉम्बिनेशंस ही आपको देखने के लिए मिलते हैं, या फिर जो पेरेंट वाले कैरेक्टर्स हैं वो आप में भी आ जाते हैं, तो वो इनहेरिटेड कैरेक्टर्स होते हैं। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के केस में जैसे कि आपकी ओबेस बॉडी, मतलब कि आपका बहुत ज्यादा मोटापा। ठीक है, बहुत ज्यादा कोई लोग मोटे हैं तो ऐसा थोड़ी है क्योंकि सारे बच्चे जो पैदा होंगे सबके सब मोटे ही मोटे होंगे, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं होता। ठीक है, ये कोई एक कंपल्शन नहीं है कि अगर एक व्यक्ति मोटा है, एक मदर और एक फादर मोटे हैं तो उनके सारे बच्चे भी मोटे होंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक्वायर्ड कैरेक्टर है। ठीक है, उन्होंने ज्यादा खाया होगा, या फिर उन्होंने वर्कआउट नहीं किया होगा, या फिर वो फिजिकली फिट रहना पसंद नहीं करते होंगे, सिर्फ खाया और बैठ गए, ये वाले काम होगा उनका, तो इसलिए वो क्या हो गए, वो मोटे होते चले गए। बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि उन्होंने तो अपने आप को इस तरह से बना लिया है। ठीक है, उन्होंने अपने आप को उस तरह से बना लिया है क्योंकि उन्होंने उस चीज को कम करने के लिए कुछ किया ही नहीं। ठीक है, खाया बैठ गए, खाया बैठ गए, ये भी खाना है वो भी खाना है, फिजिकल वर्कआउट कुछ कर नहीं रहे हैं, तो मोटापा तो अपने आप ही आएगा, है ना। तो ये चीज है कि ये एक्वायर उन्होंने खुद से किया है, ये उनको कोई जीन से नहीं मिला है। तो इसीलिए ये ऐसा नहीं होगा कि ये कैरेक्टर फिर उनके बच्चों में चला जाए। ठीक है, तो मोटापा इज नॉट अ इनहेरिटेड कैरेक्टर, इट इज अ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ठीक है,
नेक्स्ट है जैसे कि कोई एक्सीडेंट हुआ, किसी का हाथ कट गया, पाँव कट गया या फिर किसी की फिंगर कट गई, तो अब ऐसा थोड़ी है कि उनके जो बच्चे होंगे उनमें भी हाथ पैर या फिंगर कटी हुई पैदा होंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस टाइम पे एनवायरमेंट की वजह से उसका कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ, कुछ ऐसा मतलब हम बोल सकते हैं कि सिचुएशन आई ऐसी कि उसका एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने की वजह से क्या हुआ, उसका हाथ पाँव या फिर उंगली कुछ काटनी पड़ गई या उसी टाइम पे कट गई, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है लेकिन कि उसके जितने भी बच्चे होंगे तो वो सबका इसी तरीके से कटा हुआ हाथ पैर या फिर फिंगर मिलेगी, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक्वायर्ड कैरेक्टर है, ये उसके एनवायरमेंट में हुआ है, मतलब कि उसकी लाइफ टाइम में हुआ है, ऐसा नहीं है कि उसको ये चीज अपने पेरेंट्स से ही मिली है, ठीक है ना। तो ये होते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो आगे पास ऑन नहीं होते, जो आप अपने लाइफ टाइम में एनवायरमेंट से एक्वायर करते हो, और जो पेरेंट्स से मिलते हैं उन्हें इनहेरिटेड कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन अब आपको क्लियर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि आपको गिव रीजन वाई एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर नॉट इनहेरिटेड। सेम जिसने पहली वाली बातें अच्छे से सुनी है उसको इसका आंसर पता है किस तरीके से देना है, ठीक है। वही मैं चीज बोल रही हूँ, क्वेश्चंस आपको किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, बट जो उसका मेन रीजन है, जो उसका आंसर है, वो सेम ही रहेगा, ठीक है ना। अगर आपने चीजें समझ ली है तो आप आंसर ऑफ कोर्स एकदम से कर दोगे और आपके मार्क्स कोई भी नहीं काट सकता है, ठीक है। और अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो मार्क्स कोई दे भी नहीं सकता है, ठीक है ना, ये तो आपके हाथ में। चलिए तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। गिव रीजन व्हाई एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर नॉट इनहेरिटेड। ऐसे कारण बताओ या वो कारण बताओ जिसकी वजह से जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं वो इनहेरिट नहीं होते हैं, ठीक है। एक्वायर्ड कैरेक्टर जो है वो इनहेरिटेड नहीं होते हैं, क्यों पूछा है आपसे। तो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं वो चेंजेस नहीं कर पाते हैं जीन्स में, या फिर वो कैरी नहीं हो पाते हैं जीन्स में, जो कि आपका क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ना जीन्स आपके, ठीक है। तो जो जीन्स होते हैं उनमें या तो वो चेंजेस नहीं करा पाते हैं, अपने आप को कैरी नहीं करा पाते हैं, और जब वो वहां पे प्रेजेंट ही नहीं होंगे तो वो आगे पास ऑन ही नहीं होंगे, और पास ऑन नहीं होंगे तो वो इनहेरिटेड होंगे कैसे, ठीक है। तो सब कुछ एक दूसरे से लिंक है, क्योंकि अगर वो उनके पास में होंगे, अगर उनमें चेंजेस करा पाएंगे, उन पे इनहेरिट हो पाएंगे, तभी तो वो आगे जा पाएंगे, अगर नहीं हो पाएंगे तो नहीं जा पाएंगे, सिंपल। अगर मैं बस में चढ़ूंगी ही नहीं तो मैं दिल्ली पहुंचूंगी कैसे? पहुंचने के लिए पहले बस में बैठना तो पड़ेगा मुझे, ठीक है ना। तो यही चीज यहाँ पे अप्लाई होती है। अब यहाँ पे एक और टर्म आ रही है जर्म सेल। जर्म सेल वैसे मैंने ये अपनी जो पुरानी वीडियो सीरीज है सेल्स के ऊपर उसमें बताया हुआ है, बट स्टिल जर्म सेल का मतलब होता है वो सेल जिनके पास में कैपेबिलिटी होती है, या फिर आप सीधा ये भी बोल सकते हो कि वो सेल जो कि गैमीट्स को बनाती है, मेल और फीमेल गैमीट्स का फॉर्मेशन कराती है, जैसे कि एग और स्पर्म, ठीक है। इनका जो फॉर्मेशन कराती है वो होती है जर्म सेल्स, और इनके अलावा जितनी भी सेल्स बचती हैं उन सबको बोलते हैं सोमैटिक सेल। उन सबको क्या बोलते हैं? सोमैटिक सेल। तो इन दो के अलावा जितनी भी सेल्स बचती हैं उन्हें बोलते हैं सोमैटिक सेल, ठीक है। तो एक्वायर्ड कैरेक्टर इसीलिए इनहेरिट नहीं होते हैं। फिर आप चाहे तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि मैंने एक चूहा लिया, ठीक है, मैंने एक चूहा लिया और एक चुईया ली, दोनों की मैंने टेल्स को कट कर दिया, फिर मैंने उन दोनों की ब्रीडिंग कराई। ब्रीडिंग कराने के बाद में जो उनके बच्चे हुए उनके पास में टेल पूरी उनकी कंप्लीट प्रेजेंट थी, फुली ग्रोन टेल उनके पास प्रेजेंट थी। क्यों भाई, क्यों ऐसा क्यों हुआ? अब जब उनके पेरेंट्स के पास ही टेल नहीं थी, मैंने उनकी कट कर दी थी, तो बच्चों के पास भी नहीं होनी चाहिए थी। क्यों आई फिर बच्चों के पास में? फिर मैंने इस चीज को और समझने के लिए उनके जो बच्चे हुए उनकी दोबारा से टेल कट करी और फिर उनको ब्रीड कराया। तब मैंने देखा कि उनकी फिर जो तीसरी जनरेशन में बच्चे हुए उनके पास में भी पूरी टेल थी। ऐसा नहीं था कि उनकी दादा दादी या उनके मम्मी पापा के पास नहीं है तो उनके पास में भी टेल नहीं है, ये तो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो टेल मैंने उनके में कट की थी, ठीक है, मैंने एक्सटर्नली उनको कट किया था। वो कैरेक्टर उनके जीन्स में प्रेजेंट नहीं था, उस कैरेक्टर ने उनके डीएनए उनके जीन्स में कोई चेंजेस नहीं कराए, क्योंकि मैंने वो खुद करा है, एक्सटर्नली करा है। उनकी वो कैरेक्टर जो है जीन्स में नहीं फीड हुए, ठीक है, जीन्स में उसकी इंफॉर्मेशन नहीं गई, नहीं पहुंची, ठीक है। तो इसलिए वो कैरेक्टर आगे पास ऑन भी नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो मैंने खुद करे हैं। उसके वो चूहा जहां पे था, जिस एनवायरमेंट में था, उस एनवायरमेंट ने वो चेंज किया है उसके अंदर, उसके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं किया है, उसके डीएनए में चेंजेस नहीं हुए, उसके जीन्स में चेंजेस नहीं हुए, ना ही उनके ऊपर वो कैरेक्टर कैरी हुआ है, ठीक है। इसीलिए वो आगे पास ऑन भी नहीं होगा, ठीक है। आई होप ये चीज भी आपको क्लियर हो गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बार पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। भाई इतने सारे प्लांट हैं, इतनी सारी वेराइटीज हैं, स्पीशीज प्रेजेंट हैं, तो मेंडल पी प्लांट के पीछे ही क्यों बढ़े कि मुझे इसी के साथ में अपने एक्सपेरिमेंट करने हैं, अपने जो भी मेरे कंसेप्ट हैं, थ्योरीज हैं, उन्हें प्रूफ करने के लिए। तो इसके कुछ रीजंस थे, ऑफ कोर्स जब उन्होंने चूज किया है तो कुछ रीजंस भी होंगे। तो फर्स्ट रीजन था कि जो पी प्लांट था वो सेल्फ पॉलिनेटिंग था, ठीक है, जिसकी वजह से जो नेक्स्ट जनरेशंस बनती थी वो इजीली मिल जाती थी। ये आप लोगों ने किया भी था, हम लोगों ने जब हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था तब मैंने ये चीजें आपको कराई भी थी, ठीक है। क्या कराया था कि जो हमारी F1 जनरेशन ऑब्टेन हो रही थी उसको फिर हम दोबारा से क्या कराए थे, सेल्फ क्रॉसिंग। ये पेरेंट 1 है, ठीक है, ये पेरेंट 2 है, इन दोनों की मैंने क्रॉसिंग कराई तो मेरे पास क्या मिली, F1 प्रोजेनी। इसकी मैंने जब इसी के साथ में दोबारा से सेल्फिंग कराई तो मेरे पास में क्या है, F2 जनरेशन, F2 प्रोजेनी। तो इसमें क्या होता है, जो पी प्लांट था वो इजीली सेल्फ पॉलिनेट हो सकता था, खुद के साथ में ही पॉलिनेशन कर सकता था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर था जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट में हेल्प कर सकता था। फर्स्ट रीजन ये था पी प्लांट को चूज करने का। सेकेंड रीजन ये था कि जो पी प्लांट था उसको इजीली कल्टीवेट कराया जा सकता था और उसका लाइफ स्पेन छोटा होता है, क्योंकि पी प्लांट सीजनल प्लांट होता है, हर मौसम में तो मिलती नहीं है। अब आप ये मत बोलने लगना कि मिलती है फ्रोजन पी, फ्रोजन पी की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं जो पेड़ों पे लग रही है, ठीक है, नेचुरली जो मिल रही है आपको, तो वो हर मौसम में तो मिलती नहीं है। एक उनका सीजनल प्लांट है, अपनी सीजन में ग्रो करती हैं, फिर वो चली जाती हैं, फिर नेक्स्ट सीजन जब आता है जब दोबारा से ग्रो करती हैं। तो जो पी प्लांट होते हैं उनको कल्टीवेट कराना बहुत ही इजी होता है और उनका लाइफ स्पेन छोटा होने की वजह से उनकी जितनी भी जनरेशन होती है, जितनी भी उनके ऊपर आपको स्टडी करनी होती है, सब उस शॉर्ट पीरियड में आप पूरा कर सकते हो, क्योंकि उनकी जो प्रोजेनी है सब उसी पीरियड में प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो दूसरा ये इंपॉर्टेंट फीचर था। अगर आप थर्ड पॉइंट देखोगे तो उसमें लिखा है कि दे हैड शार्पली डिफाइंड एंड कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, उनके पास में 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, ठीक है, 7 अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स थे जिन पे आप स्टडी करके अपने रिजल्ट्स को अश्योर कर सकते थे, 100% आप उसके लिए श्योरिटी गेन कर सकते थे, इसलिए भी उन्होंने इसको चुना। जैसे कि अगर आप देखोगे तो हाइट थी, सीड कलर था, पोड कलर था, पोड शेप थी, तो ऐसे अलग अलग 7 कैरेक्टर्स थे जिनके ऊपर वो स्टडी कर सकते थे और अपने जो रिजल्ट्स थे उनके लिए अश्योरिटी गेन कर सकते थे, 100% अश्योर हो सकते थे कि हाँ भाई अब मेरा रिजल्ट एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने ये पी प्लांट को चूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a woman has only daughters, analyze the situation genetically and provide a suitable explanation। एक औरत है, एक मदर है जिसके पास में सिर्फ लड़कियां हैं, जिसकी सिर्फ बेटियां हैं, कोई बेटा नहीं है, तो इस सिचुएशन पे आप क्या कहना चाहोगे, ऐसा क्या हुआ होगा कि सिर्फ बेटियां ही बेटियां हैं। तो अब ऐसा क्या हुआ होगा, कई बार क्वेश्चन जो है वो ऐसे डायरेक्ट ना पूछकर आपको ये नहीं पूछेंगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन बताओ ह्यूमंस में कैसा होता है, एक्स एक्स का मतलब क्या है, एक्स वाई का मतलब क्या है। इसकी जगह आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें आपको अपना दिमाग यूज करना होता है, ठीक है। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको समझ नहीं आएगा कि इस आंसर को कैसे लिखें, लेकिन जिसने सेक्स डिटर्मिनेशन वाला क्वेश्चन मैंने जो प्रीवियसली कराया था वो पढ़ा होगा, उसको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा कि किस तरीके से आपको आंसर को फ्रेम करना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हो तो आपको समझ में आएगा कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी बच्चे का जो सेक्स होता है वो डिटरमाइन करता है उसका फादर। अगर उसके फादर से एक्स क्रोमोसोम आया है तो वो जो इंडिविजुअल होगा, वो जो बच्चा होगा, वो क्या बनेगा, गर्ल, है ना, वो क्या बनेगी, गर्ल बनेगी। अगर वाई आएगा तो वो क्या बनेगा, बॉय बनेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मदर के पास में तो हर कंडीशन में सिर्फ एक ही पेयर है, कौन सा पेयर है, एक्स और एक्स, उसके पास में कुछ और है ही नहीं तो कुछ और आएगा ही कैसे, ठीक है ना। लेकिन फादर के पास में क्योंकि हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है, एक्स और वाई होता है, तो इसके पास में पॉसिबिलिटीज है कि दोनों में से कोई भी आ सकता है। अगर एक्स आया तो गर्ल बन जाएगी और अगर फादर ने वाई डोनेट किया तो बॉय बन जाएगा, ठीक है। तो अगर इस व्यक्ति की, इस औरत की सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फादर है इन बच्चों के या इसका जो हस्बैंड है उससे हर बार एक्स क्रोमोसोम ही आया है, ठीक है। अगर मैं सपोज करूं कि इस वीमेन की 3 लड़कियां हैं, ठीक है, 1 2 और 3, अब मदर ने तो तीनों को एक्स 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 दे दिया तीनों बार, ठीक है, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है।
फादर ने क्या किया, फादर ने फर्स्ट डॉटर के केस में भी एक्स क्रोमोसोम ही दिया, सेकंड के केस में भी एक्स क्रोमोसोम ही आया और थर्ड के केस में भी एक्स क्रोमोसोम ही आया। तो जब तीनों कंडीशन में फादर से एक्स क्रोमोसोम आएगा केवल तब ही वो पॉसिबिलिटी बनेगी कि उस पर्टिकुलर वीमेन की लड़कियां ही लड़कियां होंगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि फादर के क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है कि जो बेबी है उसका क्या सेक्स या क्या लिंग होगा, लड़की होगी या लड़का होगा। सेम चीज आपको एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है। द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ मेल गैमीट्स एज द मेन प्रोड्यूस स्पर्म विद आइदर एक्स और वाई क्रोमोसोम। एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है। अगर स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम है और वो ओवम से जाके मतलब कि फीमेल एग से जाकर फर्टिलाइज हो रहा है, जिसके पास में सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही होता है, तो जो बच्चा पैदा होगा वो गर्ल होगी, ठीक है। और अगर बच्चा जो है उसके पास में एक्स एक्स पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम है तो मतलब कि वो गर्ल चाइल्ड है, ठीक है। और वही एक कंडीशन है जब जो वो वीमेन है उसके पास में सिर्फ डॉटर्स हो सकती हैं, क्योंकि हर केस में या हर बार प्रेगनेंसी के दौरान जो फादर है उससे एक्स क्रोमोसोम ही आ रहा है, ठीक है। और अगर वाई क्रोमोसोम के साथ में फ्यूजन होगा तभी केवल मेल बनेगा, अदरवाइज फीमेल 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 ही बनती जाएंगी, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, डू जेनेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ मदर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ अ न्यूबॉर्न। क्या मदर के जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है वो बता सकता है कि होने वाले बच्चे का लिंग क्या होगा, सेक्स क्या होगा। खुद सोचिए, इतने सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर, तो आपको खुद इसका आंसर पता चल गया होगा। जिसने वो सारी चीजें अच्छे से पढ़ी हैं तो उसको ऑफ कोर्स यहाँ आंसर क्लियर है। जिसने नहीं पढ़ी है उसके लिए हम बैठे हुए हैं, हम बताते हैं कैसे आता है, ठीक है। तो डोंट वरी। जेनेटिक कॉम्बिनेशन जो होता है मदर का वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मदर के पास में तो सिर्फ एक पेयर है, वो भी कौन सा, एक्स एक्स। तो मदर के पास में सिर्फ एक्स एक्स है, तो भाई इसके से तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों ही केस में एक्स ही आना है। तो मदर कैसे डिटरमाइनिंग हो गई, ठीक है, क्योंकि मदर तो जब दे ही एक्स रही है तो मदर कैसे डिसाइड करेगी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो तो दोनों को ही एक ही समान दे रही है, एक्स एक्स क्रोमोसोम। तो डिसाइडिंग पेरेंट कौन हुआ, फादर। फादर क्यों हुए फादर, क्योंकि फादर के पास में एक्स और वाई होता है। अब अगर फादर ने एक्स डोनेट किया तो क्या होगा, गर्ल बनेगी। अगर फादर ने वाई डोनेट किया तो क्या होगा, बॉय बनेगा। तो वो कौन हुआ डिसाइडिंग पेरेंट, जो डिटरमाइन करता है, फादर, क्योंकि उसके पास हेटेरोजाइगस कंडीशन है, 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं स्पर्म में। तो अगर वो एक्स डोनेट करेगा तो गर्ल बन जाएगी, अगर वाई डोनेट करेगा तो बॉय बन जाएगा, ठीक है। आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं और आपको इनमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। इफ आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोई कंसेप्ट समझना है चैप्टर से रिलेटेड तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, फिर हम उसके ऊपर एक वीडियो लेक्चर बना लेंगे उस कंसेप्ट को आपको समझाने के लिए। और अगर आपको अच्छा लगा है, आपको समझ में आई है मेरी बताई हुई चीजें, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या चीज अच्छी लगी है या फिर क्या चीज में चेंजेस चाहते हैं कि मैं चेंज करूं अपने किसी पढ़ाने के तरीके में या फिर क्वेश्चंस में, किसी भी तरह का कुछ भी आपका सजेशन हो तो आप मुझे बता सकते हो। और अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स में, अपने कजन्स में भी शेयर कीजिए, उनको भी हेल्प कीजिए। और बाकी कोई प्रॉब्लम है तो भी कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ में हम लोग आज का ये जो वीडियो सीरीज था पूरा का पूरा हेरिडिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, वो कंप्लीट होता है। आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, समझिए। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय।